कृपया तालियों के साथ उनका अभिनंदन एवं स्वागत करें। मंच में बैठे हुए मंत्रिमंडल में मेरा साथी माननीय दुर्गादास उइके जी, हमारे मंत्रालय के संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे जी, अजीत कुमार श्रीवास्तव जी, कमिश्नर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्रैवल, और ब्रिज नंदन प्रसाद जी, हमारा जॉइंट सेक्रेटरी, नीचे बैठे हुए हमारे मंत्रालय अध्ययन है उनका। एनीवे, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्टार्ट हुआ 2000 में, 1999 बोलिए। जो पहला मंत्रालय बना तो उसमें जितना आपका स्कीम था उसमें एकलव्य तो लिखा नहीं था आपका। हम क्वालिटी एजुकेशन के लिए एक 100 स्कूल बनाएंगे, 5-5 करोड़ का, उसमें 500 करोड़ का रुपया उसमें बजट कर दिया गया। बाद में इसको हम बनाना शुरू किया और फिर नाम कुछ लोगों ने इसको सुझाया और उसमें से बहुत सारे नाम सुझाए थे। उसमें से फिर एक ने बोला कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल होना चाहिए, तो फिर मैंने उसको स्वीकार किया, एकलव्य मॉडल स्कूल के रूप में वो चला। ये इसका उद्देश्य जो था कि हमारे बच्चे तो जो जेई में, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल में, बाकी में क्वालिफाई कर लेते थे, लेकिन उनका एग्रीगेट मार्क मिनिमम 45 नहीं होना चाहिए, एडमिट नहीं कर सकते इंजीनियरिंग में, मेडिकल में। तो इसमें वो फेल हो जाते थे। देखिए, आप दुर्भाग्य है या ऐसा विडम्बना है कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑल इंडिया का होता है, IIT का होता था। अभी तो थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, और इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, उसमें क्वालिफाई कर जाएगा लेकिन एडमिशन कर नहीं पाएगा। तो इसलिए अटल जी का मन में और बाकी उस समय का प्लानिंग कमीशन पे जो लोग थे उनका मन में आया कि इनके लिए कोई क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए जिसमें कि ये वैकेंसी ये रहे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, और ये सब में ये बात है। तो इसलिए हम लोग प्रयास किया। हम लोग पहला फेज में उसको 84 ही कंप्लीट कर पाए 100 में से। बहुत सारे स्टेट इंटरेस्ट नहीं लिया, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसा कुछ स्टेट है जिसमें कि ट्रैवल पॉपुलेशन बहुत कम है। फिर कैसा होगा, क्या होगा, बना देंगे, इसका पैसा कौन देगा, क्या करेंगे, इसका रिकरिंग एक्सपेंडिचर अगर बहुत सारे उस समय में प्रश्न था। तो इसलिए नहीं लिया, 84 ही हम लोग कर पाए। तो 2 तो मैंने अपना एरिया में ले लिया। मैंने अपना मंत्री था, उसको बोला कि मेरा क्षेत्र में तो हुआ नहीं, तो मैं बोला मेरा क्षेत्र में भी हुआ नहीं, जिला में हुआ। तो बोला कि आप लिखिए। तो उसको मैंने बोला मैं तो भारत सरकार का मंत्री हूँ, तुम राज्य के मंत्री हो, तुम लिखो, मैं दे देंगे। अब ऐसे कोई मांगने वाले उस समय में नहीं थे, लेकिन आज बहुत लोग मांग रहे हैं। काल मेरा क्वेश्चन है, पर 6 नंबर क्वेश्चन होता है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बहुत सारे ब्लॉक में है, उसमें आप दीजिए, ऐसा करके डिमांड है। अभी ये तो चल पड़ा है, इसका मैंने क्या तो समाज में प्रभाव फ्री है, सब खाना पीना, किताब, ये सब है फ्री है। तो इसके लिए लोग भी इकट्ठ होकर आ रहे हैं। अभी तो दूसरा क्वेश्चन भी उठा रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि खाली जनजाति के लिए क्यों, दूसरा किसी के लिए 5-10% तो दो कम से कम। ये सब प्रश्न भी हो रहा है, इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा बताइए, इसका क्या प्रभाव है। खाली जनजाति को देने से बाकी समाज वाले बोलते हैं अरे हम भी तो गरीब है। हाँ, उसको बात कर लेंगे आप लोग, जो सुनना तो उसमें कितना हम दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये तो भारत सरकार का कैबिनेट में जाना पड़ेगा। एनीवे, दूसरा मेरे को आज आपका सामने बोलने का आवश्यक लगता है कि मैं जब दूसरा बार मंत्री हुआ भारत सरकार में, और नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद एज ए कॉटसी, कैबिनेट मिनिस्टर हो जाने के बाद कॉटसी कॉल में एक बार साउथ रोड जाना पड़ता है, तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी जी को जाके नमस्कार किया और बोला कि सर आपका कुछ विशेष इच्छा है, आप जनजातीय कार्य मंत्रालय दिया है दायित्व, मैं तो करूँगा, स्कीम जो है वो तो चलाऊँगा, लेकिन फिर भी आपका अगर कोई विशेष इच्छा है आपका है तो मेरे को थोड़ा आप सूचित करें या आपका मार्गदर्शन करें तो मेरे को अच्छा लगेगा, ऐसा मैंने बताया। तो मेरे को थोड़ा अपना क्लोजनेस बहुत पुराना होने के कारण बोला जुएल तुम अगर एक चीज़ आदिवासी के लिए मांगोगे, जनजाति के लिए, तो क्या मांगोगे? तो मैंने बोला सर एजुकेशन मांगूंगा। बोला यस मैं भी वही सोच रहा हूँ। तो वहीं से शायद मेरे को याद है फ़ोन किया अरुण जेटली को कि भाई हमको ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए बजट में घोषणा करना पड़ेगा। अब अरुण जेटली ने बजट में 25,000 करोड़ के लिए घोषणा किया और उस पैसा को ही आज तक हम खर्च कर रहे हैं, खर्च कर नहीं पा रहे हैं, थोड़ा इधर उधर माने बजट जो एस्टिमेट होता है फिर री एस्टिमेट होता है, फिर कभी बढ़ते रहता है, ऐसा करके। तो आज ये है, मैं बहुत सारे जगह में बोला है कि जनजाति का जितना भी स्कीम काम जो भी है उसमें से ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ये आपका गेम चेंजर होगा। ये गेम चेंजर होगा, समाज में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा। मैंने बहुत सारे मीटिंग में बोल दिया है कि हम तो एकलव्य मॉडल वाले हम केंद्रीय विद्यालय को पछाड़ देंगे, हम एकलव्य वाले जवाहर नवोदय को भी पछाड़ देंगे। ठीक है ना, मैं ठीक बोल रहा हूँ? यस। अच्छा, तो ये लेकिन आपका ऊपर में है, मेरा तो भाषण देना बहुत आसान होता है लेकिन इसको करके दिखाना आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए बाकी तो ऐसा है कि अच्छा प्रिंसिपल और अच्छा टीचर इसको कैसे आकलन किया जाता है। मैं आज भी मेरा टीचर को कितना दिन मतलब शायद 6 महीना पहले देखने गया था। बिहारी आपका चेन्नई में है, मेरा टीचर है वो। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, बेसिकली डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, राहुल किला में पढ़ा हुआ हूँ। तो वो उनका एक बड़ा प्रिंसिपल था, बहुत प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल मतलब उनका प्रिंसिपल है कि स्टूडेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन द क्लास बिफोर द टीचर्स एंटर्स इन द क्लास। ठीक है ना? क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मैंने छात्र को क्लास में पहले दाखिल होकर बैठ के रहना है, टीचर क्लासरूम में जाने से पहले। लेकिन हम लोग तो डिप्लोमा वाले थे, थोड़ा बदमाश इंजीनियरिंग वाले सब तो बहुत सारे लोग आते हैं, मैं ही कम इंसान बोलते हैं, हाँ मैं कम इंसान, आओ आओ तुम लेट पैसेंजर हो। तो लेट जो आता है उसको सीट नहीं मिलता है, तुम खड़ा रहो। वो पूरा क्लास स्टैंडिंग रखते हैं, ये स्टैंडिंग पैसेंजर है, पूरा रहते हैं। और उसके बाद वो उस समय में कैलकुलेटर को पॉकेट में डाल के रुमाल में पोंछ के, अगर कैलकुलेटर कैसे होता था, और उसको चक का डिब्बा पूरा लेके आते थे, प्योर होता, अब कलर होता था, वो कलरफुल करते थे और बोलते थे कि कल ऐसे ही लगा। वही अगर नोटबुक में इधर उधर थोड़ा कर दिया तो बोले तुम टीचर से ज़्यादा जानते हो क्या? मैं तुमको मैंने ये करने के लिए बोला, तुम ये करके लाए हो। तो ये उनका प्रिंसिपल था। वो 90 कितना हो गए चेन्नई में, मैंने देखने गया था और मेरे को बहुत पसंद करते थे तो उसका कारण है मैं बहुत सारे चीज़ उनसे सीखा है। हम लोग का अटेंडेंस कम होता था, 75% अटेंडेंस नहीं होने से आपका ये नहीं होगा, क्या बोलेंगे, एग्ज़ाम आप दे नहीं सकते डिप्लोमा में ये करके। तो इसलिए वो क्या करता था, जिसका 50% से कम है, बोला ठीक है मैं तुमको सहायता करूँगा, लेकिन तुम वो पूरा ऐसे फ्री में होगा तो नहीं होगा, तुम जितना दिन कम किया है
इतना दिन ये वर्कशॉप में ये किताब ये अटेंडेंस रजिस्टर है, तुम साइकिल में आना और उसको साइन करके जाना है। बाद में वो हो जाएगा तो फिर वो करेगा, किसी को हरास नहीं करेगा। लेकिन तुम बिल्कुल ही आया नहीं है, और तुम आया है, एक आदमी ने पूरा परिश्रम करके अटेंडेंस लगाया है या क्लास किया है, तुम आ नहीं पाया किसी कारण से, आपका बाप का बीमार हो गया, माँ का बीमार हो गया, स्वयं बीमार हो गया, या कुछ हुआ तो नहीं आया, ठीक है। लेकिन तुमको मैं मौका दे रहा हूँ, तुम आना, आके तुम इसको ये करके बाकी इतना सिग्नेचर करके जाना, ऐसा करना है। तो वो प्रिंसिपल माने आज भी मैंने मंत्री होने के बाद भी 2 बार 3 बार शायद उनको, पहला बार मंत्री हुआ, उसके बाद उनका आशीर्वाद लेने गया, आज भी गया है सर। मेरा एक हेडमास्टर था हाई स्कूल का, हम उसको लाख समझाया, आप एक स्कूटी ले लो, एक मोटरसाइकिल ले लो, वो कभी नहीं लिया, कभी नहीं लिया। साइकिल के सिवा आज तक भी साइकिल में ही घूमता है वो, आपका साइकिल ही। और ये एक बार खाता है, कभी होटल में नहीं खाता। एक बार परोठा खाया, मैं एक दिन गया उनका घर, सुबह 5-6 परोठा ला के रख दिया, अब बैठा है, खाओ, खाता रहा। जब पानी पीने के लिए हाथ को पूरा परोठा साथ खिला दिया, बोला कि पानी नहीं पीना है अभी, जब भूख लगेगा पानी पीना है। तो ऐसा टीचर्स जो कुछ होते हैं जिनको मैंने स्टूडेंट याद करते हैं। देखिए मैं आज 65 हूँ, मैंने मेरा एज 65, मैं 6 बार का सांसद हो गया है, 3 बार का केंद्र मंत्री, 3 बार का भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट और ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट भी बहुत सारे समय तक रहा है। लेकिन मैंने याद कर रहा हूँ अभी भी टीचर्स लोगों को, अब मैं खड़ा हो जाता हूँ। रेस्पेक्ट इज नॉट ए कमांड, सॉरी, रेस्पेक्ट इज नॉट ए डिमांड, इट इज ए कमांड। मैं मेरा मास्टर को, मेरा मम्मी तो मैं जब मंत्री होने के बाद लाइक बकरा को बांध थोड़ा तो रेस्पेक्ट होता है। सो हम प्रिंसिपल हैं, आप हम लोग, तो हमको रेस्पेक्ट कमांड करना है। हम किसी को कम बेसी ये तो होगा ही है, सेम क्लास सेम टीचर, तो पढ़ाएंगे, एक 80% लेगा, कोई 50% में आ जाएगा। तो इसमें टीचर का भी है, अब क्लास का भी है, और स्टूडेंट का भी है, और बाकी पेरेंट का भी है, ये सबका है योगदान। नहीं तो फिर सब तो 80 मतलब सब 80 हो जाना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके बारे में देखना चाहिए, बस ये बोलना है। और एक थोड़ा नैतिक ज्ञान देना चाहिए। देखिए स्टूडेंट में आजकल देख रहा हूँ मैं कि क्या बोलेंगे, मैंने परोपकार, दूसरों को सहायता करना, जो फिलोफिली, मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, मेरे को जितना पैसा मिलता था, एक दोस्त ने एक दिन मेरे को बोला कि तुम मैट्रिक पढ़ रहे हो? मैं बोला हाँ। 7 का बाद क्लास 8 में पढ़ रहे हो? मैं बोला हाँ। तो वो थोड़ा मुँह मैंने ये करके, उसका चेहरा डाउन करके चुपचाप रह गया। तो मैं बोला क्यों, तुम भी पढ़ना चाहते हो क्या? बोला हाँ चाहता तो हूँ, लेकिन मेरा पास पैसा नहीं है। मैं बोला चलो पढ़ेंगे, तुम्हारा भी एडमिशन करवा देंगे, अब मैं तुमको मेरे पैसा से कुछ दे दूँगा। और उसको दिया मैंने, और हमने उसको पढ़ाया, उसको किया, उसको टीचर भी किया। ऐसा हमारा थोड़ा मैंने परोपकारी, दूसरों को थोड़ा सहायता करना, दूसरा का कोई तकलीफ हो रहा है तो उसमें बांटना। कोई टिफिन उफिन, जो हम लोग तो क्या करते थे, हम तो मुढ़ी लेते थे सूटकेस में और आटा की बंद कर देते, तो मुढ़ी लसम हो जाएगा, उसको बंद करके रखने से ज़्यादा दिन रहेगा। तो हम उसको बांट के खाते थे क्लासरूम में, हॉस्टल में, बाकी ये करके। हमारा नियम अलग था, कुछ नियम सेट करना चाहिए। 8 क्लास का स्टूडेंट माने झाड़ू करेंगे और ललठन का कांच पोछा करेंगे। 9 क्लास का स्टूडेंट माने
वो किताब वो बेड को सेट करके करेंगे। अब 10 क्लास का स्टूडेंट माने वो पानी उनी भरेंगे या और कुछ करेंगे, गार्डन काम करेंगे। 11 क्लास का स्टूडेंट माने वो कुछ काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मैट्रिक एग्जाम देना है। हम 11 क्लास वाला है, लास्ट 11 क्लास वाला, हम उसके बाद 10 हो गया, तो 11 क्लास वाले वो कोई नहीं करेंगे। ऐसा हमारा हॉस्टल का नियम, ऐसा स्टैंडर्ड मैं नहीं बताऊँगा, इसको सेट करना चाहिए और उसको कुछ वैल्यू उसमें ये होना चाहिए, तभी वो उस आगे काम में आएगा। तो ये सब करिए। बाकी तो आपका 2 दिन का यहाँ डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे चीज़ डिस्कशन कीजिए। मेरा मन में और एक चीज़ है, अभी दूसरी बात को यहाँ बैठा है, ये तो सरकार का काम है, वो है कि हम लोग +2 तक तो पढ़ा देते हैं, उसके बाद क्या, जो इंजीनियरिंग जिसको मिल गया तो मिल गया, जिसको मेडिकल मिल गया, बाकी कुछ नहीं मिला तो क्या करेगा, फिर घर में जाएगा, फिर वही काम करेगा। इसलिए हम लोग को जहाँ जहाँ कुछ इंस्टीट्यूशन है जिसमें पॉसिबल है, उसमें हम +3 ऐड करेंगे। +3 जहाँ ज़्यादा है, जहाँ हॉस्टल है, जहाँ बाकी फैसिलिटी है, सरकार उसमें एग्री कर सकता है। हम सब नहीं, 728 का सेंक्शन किया है, अब 400 कितना किया है, ये होते होते लेट होगा, ये भी लेट हो रहा है, तो हम उसकी कोशिश करेंगे। लेकिन हम कुछ इंस्टीट्यूशन है, पहले क्या था, एजुकेशन का ये डाउन होने का कारण क्या है, जिला स्कूल था। जिला स्कूल में कलेक्टर का लड़का भी पढ़ेगा, अब उस कलेक्टर के साथ काम करने वाला पीएम का लड़का भी पढ़ेगा, ठीक है ना। ये प्राइवेट ये क्या क्या हो गया, सब गड़बड़ हो गया। तो इसलिए आप लोग का स्टाफ में से कितना बच्चे को अपना एकलव्य मॉडल में पढ़वा रहे हैं कि नहीं, इनको अलाउ है कि नहीं, अलाउड है, ठीक अलाउ है ना, तो फिर तो होगा ना। तो फिर आपका बच्चा क्या खा रहा है, आप भी क्या खा रहे हैं, और फिर बच्चा क्या खा रहा है उसको, ठीक है ना, क्वालिटी ऑटोमेटिक एश्योरेंस हो जाएगा। चलिए एनीवे, मैं खाली आखिरी बात बोलता हूँ। गीता में एक श्लोक है, मनुष्य का गठन क्या है, कैसा है। हम तो मनुष्य को बना रहे हैं ना, हम क्या बना रहे हैं, मनुष्य को बना रहे हैं। मनुष्य 5 भौतिक तत्व में है, दुर्गादास जी, भूमि, राप, नल, वायु, हम, इतना तक 5 तत्व है। मनो, बुद्धि, अहंकार, मनो बुद्धि, ये 3 बड़ा सूक्ष्म तत्व है। ये मनो, बुद्धि, अहंकार, आप जाना है ना, मन क्या, बुद्धि क्या और अहंकार क्या, ये तीनों बहुत ही मैंने सिल्वर लाइन क्या बोलेगा उसको, बड़ा ये लाइन बड़ा एकदम क्लोज है। ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। मनो, बुद्धि, अहंकार, ये 3 को भी बच्चे को थोड़ा थोड़ा कैसे भी करके इनको समझाइए। अहंकार ही नहीं होना चाहिए, मनो उसका हमेशा आनंदित होकर रहना चाहिए। मन आनंदित है आपका, जो आपका एक शायद ये वाले हमारे ओम शांति वाले बने, ब्रह्म कुमारी वाले या गीता वाले, ये वाले आपका नहीं, गीता यज्ञों वाले शायद, हाँ ब्रह्म कुमारी वाले, वो बोलते हैं कि आपका स्वास्थ्य संपत्ति से बढ़ के आपका मन का शांति होना जरूरी है, मन का शांति होना जरूरी है। तो जो लड़का रहेगा हमेशा अशांत रहेगा ऐसा नहीं है, चित्त उसका मन कैसा आनंदित प्रफुल्लित रहे, उसके लिए आप कोशिश कीजिए। अहंकार ना पले उसमें, बुद्धिमान हो लेकिन अहंकार नहीं, इसके लिए करना चाहिए। हम जनजाति समाज में ऐसे ही अहंकारी और ये तो ज़्यादा नहीं होते हैं, इसको हम भी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम जिस समाज के लिए काम कर रहे हैं, इस समाज का काम में हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट काम है भारत सरकार, बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट काम। ये इसके कारण हमारा देश में बहुत सारे विसंगति भी आया, नक्सल बढ़ा और कुछ बढ़ा, हम इंडियन नहीं हैं,
कहीं तो और कुछ नहीं है। इस टाइप का रीजनल फीलिंग वगैरह वगैरह, बहुत भाषा भावना, ये सब का बहुत कुछ हुआ। तो इसको आगे कैसे हम ये भारत है, हम भारत के जनता है, सिटीजन है, और हम सब एक है। तो कब किसको एसटी बनाया गया किसी के लिए, इसको आप जानते हैं आपका लक्षद्वीप में सब लोग एसटी हैं। जो वहाँ जन्मेगा पीएम साहब, वो एसटी कोटा में से आते थे। लक्षद्वीप में अभी जो भी एमपी बनेगा वो बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल आइसोलेशन वो एसटी बन के आएगा। बहुत सारे लोग जो उड़ाव मुड़ा खड़िया या आपका जो संथाली जो लिस्टेड शेड्यूल लिस्ट जो है 750 और ये सब में बराबर नहीं है। एक स्टेट में है तो दूसरा स्टेट में नहीं है। तो इसलिए ये जब भारतवर्ष का एक समाज है, बिकॉज ऑफ सम रीजन 1951 में शेड्यूल बना है जिसमें इसको लिस्ट में डाला गया है। इसका मतलब नहीं है कि ये अलग है। ये 1951 में बिकॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और एजुकेशनल कंडीशन को हमको आगे लाने के लिए हमको एक शेड्यूल बनाना पड़ा। वो शेड्यूल बना हुआ है, उसमें कुछ लोग हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बहुत पिछड़ा भी नहीं है। ये लोग अनपढ़ हो सकते हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं है, ऐसा तो नहीं बोला जा सकता है। ठीक है ना। तो ये सबको देखिए, आप लोग प्रिंसिपल के रूप में हैं, काम कर रहे हैं, करिए, मन लगा के करिए। और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लगो पाए, बलिहारी गुरु वही तो अपना गोविंदियो बताए। तो गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है, समझ रहे हैं आप लोग। मैंने पहले गुरु को वंदना नहीं करते हैं, प्रथम भगवान को वंदना नहीं करते हैं, पहले गुरु को वंदना करते हैं। गुरु को वंदना करने के बाद ही भगवान का वंदना करते हैं। तो आप लोग गुरु हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, तो आप कितना महान काम में जुटे हुए हैं। भगवान आपको कितना, हमको तो बेकार बात में दिया गया है मंत्री बनना, भाषण देना। कल रात को मैं 3 बजे आया तो क्या करें, उठने में लेट हो गया था 1 घंटा। आप लोग अब कुछ भी बोलना, इधर उधर करना। वोट तो आपको अच्छा इंटेलेक्चुअल भाषण देने से नहीं मिलता है। ओपोनेंट को कितना गाली दे सकते हैं उसके हिसाब से। मीडिया वाले भी इसी दिखाते हैं, अच्छा चीज को नहीं दिखाते हैं। क्या थोड़ा गलती हो गया, इधर उधर हो गया तो उसी को दिखाते रहते हैं। लेकिन आप नहीं, आप लोग बिल्कुल अच्छा जगह में हो। भगवान का मैंने क्या बोलेंगे, आप स्टूडेंट बना रहे हो, ये कम बात है। आप उसको मैंने एक टाइप का ये कितना बड़ा महत्व काम है। तो विद्या दान करना ये सबसे बड़ा दान है, जो हमारे मित्र ने बोला। जितना भी दान है समाज में, जितना भी है धन संपत्ति बाकी जितना भी है, उसे सबसे बड़ा है विद्या का दान है। तो आप विद्या बुद्धि आप दे रहे हैं, आप प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। बाकी जो श्रीवास्तव जी बोल चुके हैं कि हम दूसरा कड़ी है, इसको करते रहिए, एकदम बिल्कुल करिए। आप साल में बिल्कुल एक बार करिए, आप ठीक से करिए। लेकिन प्रिंसिपल के साथ असिस्टेंट प्रिंसिपल को भी कभी कभी बुला करिए। प्रिंसिपल तो खाली साइन कर देते हैं, असिस्टेंट प्रिंसिपल और बाकी एडमिनिस्ट्रेटर जो खाता पत्र तो वो लोग बनाते रहते हैं, चलाने वाले तो लोग हैं। तो इसलिए कभी कभी हम करेंगे इसको, हम जो बोला है उसके हिसाब से हम इस एजुकेशन सिस्टम को, सोसाइटी को, और ये जो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए मंत्रालय की ओर से कोई भी कमी नहीं रहेगा। पैसा का तो कभी नहीं कमी है। पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी अभी का जो है उसमें मॉडर्नाइज करते हम जाएंगे और मॉडर्न ये करेंगे। लेकिन मॉडर्न के साथ साथ थोड़ा पुराना चीज़ को भी मत भूलिए। जो ट्राइबल में डायलेक्ट जो ये हो रहा है उसको मत भूलिए। गाना मत ये करिए, आपका गाना बजना उसमें कम मत कीजिए, खेल कम मत करिए।
इसमें कम मत कीजिए, उसको जितना उसमें आए उसको मीठा में दिए आगे करिए। इसी के साथ मैं पूरा आशा करता हूँ कि आप दो दिन रहेंगे हैं। कमिंग टुगेदर इज 50%, थिंकिंग टुगेदर इज 25%, वर्किंग अनदर 25%। तो कमिंग टुगेदर मतलब 50% तो हो ही गया है, आ गए हैं हम लोग, ठीक है ना। अभी थिंकिंग टुगेदर करेंगे अनदर 25%, फिर बात फाइनली उसको वर्कआउट करेंगे, 100% हो गया अपना काम। उसमें आप सफल हो, ये दूसरा है। हम आगे इसे बढ़ाते रहेंगे, आपका बढ़िया हो, बढ़िया बढ़िया सब्जेक्ट हो, ओपनली बात करिए और अपना अनुभव भी शेयर करिए। अच्छा जो अनुभव है उसको करिए और इसको लागू करते जाइए। इसी के साथ ही मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद सर, हम सबका उत्साह बढ़ाने के लिए। I now invite Shri Vipin Kumar, Joint Commissioner NES, to present the vote of thanks.